पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। पांचवें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी थी। पांचवें चरण में अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कैसरगंज, सारण जैसी हॉट सीटों पर सबकी नजर रही। किस्सा कुर्सिका में जानेंगे 8 राज्यों की 49 सीटों पर कौन है सत्ता के करीब। अमेठी रायबरेली का क्या है रुझान, फाइट टफ है या आसान। साथ ही जानेंगे सारण के सियासी रण का क्या है चुनावी समीकरण। संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप जी, पांचवें चरण में मतदान तो हो चुका है, अब मतदान होने के बाद क्या वहां पर उम्मीद लगती है, किसके किसके दावे और किसके वायदे जनता के सर चढ़कर बोले होंगे? देखिए, इस बार जिस तरीके का माहौल है, तो उसमें किसी के वादे और दावे तो मुझे नहीं लगता सर चढ़ कर के बोल रहे हैं। लेकिन इस बार समीकरण का गेम है और समीकरण जो कहता है, उसके हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ, तो मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हालाँकि इंडिया गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार टक्कर देने की भी बात चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन है, जिस तरीके से मोदी जी ने अलायंस बनाया है, तो कहीं न कहीं जो माइलेज है वो मोदी जी के साथ है और जनता का भी जो रुझान है, जिस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं, कहीं न कहीं विपक्ष मोदी जी को घेरने में एक बार फिर से नाकाम होता नज़र आ रहा है और जिस तरीके से विपक्ष का रोल होना चाहिए था, जो विरोध उन्हें वोट में चेंज करना चाहिए था, उसमें भी मुझे लगता है विपक्ष लगातार फेल हुआ है और इस बार फिर विपक्ष पिछड़ रहा है। संदीप जी, इस पांचवें चरण में अमेठी और रायबरेली दो ऐसी प्रमुख जगह रही, हालांकि कई और जगह भी प्रमुखता से सामने रही। अमेठी और रायबरेली भी रही जिसके साथ कांग्रेस अपना इतिहास जोड़ती है, कांग्रेस अपना परिवार जोड़ती है। अमेठी ने पिछली बार जो संकेत दिए थे वो कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके की तरह थे। इस बार अमेठी से उम्मीद की गई राहुल गांधी उतरेंगे, लेकिन उन्होंने रायबरेली का रास्ता चुना। अमेठी रायबरेली ने किस पर यकीन किया होगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। न केवल अमेठी और रायबरेली, एक वक्त था उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के लिए जाना जाता था, कांग्रेस का प्रदेश कहा जाता था और मेरे ख्याल से आखिरी जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे उत्तर प्रदेश में वो वीर बहादुर सिंह थे। लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना जो जमीन थी वो खोती रही, कांग्रेस संगठन लगातार कमजोर होता रहा, या आप यूं भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस लगातार इग्नोर करती चली गई और क्षेत्रीय दल यहाँ पर मजबूत होते चले गए। और हासिल ये हुआ कि कांग्रेस आखिर में सिमट कर 2 सीटों पे आई और आखिर में जैसा आपने 2019 में देखा, कांग्रेस सिमट कर लास्ट में 1 सीट पर आ गई। 1 सीट पर आने का मतलब ये था कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इस बार अमेठी में फिर से गांधी परिवार का व्यक्ति न आना और केवल रायबरेली में सीमित हो जाना, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है। यहाँ से कांग्रेस के लिए मुझे वही चीज़ याद आती है जो गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। तो अब रायबरेली कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, अगर आपको भारतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। क्योंकि जो आप दिल्ली की सत्ता का सपना देखते हैं या दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं, जो भी राजनीति के जानकार है वो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और उत्तर प्रदेश में अगर आपके पास एक भी सीट नहीं होगी, आप अपनी जमीन खो चुके होंगे, अपना धरातल खो चुके होंगे, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आप अपना अस्तित्व न खो दें। तो इसलिए कांग्रेस को वक्त रहते संभलना होगा, कम से कम रायबरेली की सीट इस बार निकालनी होगी। हालांकि कड़ा मुकाबला है और समीकरण और विपरीत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो बचा है, लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वोट बैंक भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है, इस वक्त कोई सांसद भी नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वहां के लोग कितना समर्थन देंगे, कैसे देंगे, ये वक्त बताएगा। हमें 4 तारीख तक उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। संदीप जी, लेकिन पांचवें चरण में मैं एक और आपसे सवाल जानना चाहूंगा और आपके जरिए मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर भी मतदान हुआ है। पिछले दिनों श्रीनगर में जो मतदान हुआ था वहां पर करीब 30 और 35% के बीच का जो आंकड़ा सामने निकल कर आया मतदान का, अगर इसे जम्मू कश्मीर के पिछले इतिहास से कंपेयर किया जाए तो एक बड़ी सफलता है चुनाव आयोग की।
प्रशासन की वहां पर कि लोग इतना ज्यादा आगे बढ़े, जहां पर 10 और 11% के बीच में मतदान होता था। बारामूला में जो मतदान हुआ है वो आपको क्या आगे बढ़ता दिख रहा है? धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की फिजा भी अब पूरी तरीके से लोकतांत्रिक रास्ते पर जाती आपको दिख रही है? देखिए, बिल्कुल बारामूला की जब हम बात करते हैं तो बारामूला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है और जहां पर अब्दुल्ला परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है, क्योंकि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, फिर लद्दाख में भी अच्छा वोटिंग का होना, जम्मू कश्मीर में अच्छे वोटिंग का होना, कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौट रही हैं और लोगों का विश्वास हमारे लोकतंत्र में लगातार बढ़ रहा है, संविधान में उनका विश्वास कायम है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए बेकरार है। इसीलिए लोग घर से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। इसीलिए लोग निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है कि जनता बेकरार है यहाँ पर। अब मैं दावों और वायदों की बात कर लेता हूँ। बड़े अजीब स्थिति है क्योंकि 5 चरण के बाद ये माना जाए कि एक बड़ा चुनाव निकल चुका है, लिहाजा अब भी एनडीए भी 400 पार की अपनी नारे को छोड़ नहीं रहा है और विपक्षी गठबंधन तो कह रहा है कि हम 300 जीतने जा रहे हैं और ये सरकार जाने वाली है। आपको इशारे क्या मिलते दिख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, चुनाव में हर पार्टी या हर नेता अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए कुछ न कुछ चीजें लेकर आता है ताकि उनके कार्यकर्ताओं में, उनके वोटर में एक एनर्जी वो ला डाल सके। किसी का एक पार्ट है ये 400 पार। तो 400 पार जिस तरीके से एनडीए की तरफ से कहा गया या कहीं ये मोदी जी ने कहा या मोदी सरकार के लोगों ने कहा, और आप बता रहे हैं कि विपक्ष इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम 300 पार करेंगे। ये केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी देने के लिए, अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे लगता है। जबकि हकीकत क्या रहेगी उसके लिए हमें 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसा कई बार नेता कहते हैं, हमने हरियाणा का विधानसभा चुनाव देखा था, वहां पर बीजेपी ने नारा दिया था 70 पार, लेकिन 40 पर रुक गई थी। जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो नारा दिया था कि इस बार 60 पार। तो चीजें आप जानते हैं राजनीति में किस तरीके से होती है। ये ठीक है, अपने लोगों में एक एनर्जी बूस्ट करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत क्या रहेगी, कैसे रहेगी, क्योंकि ये लोग पॉलिटिशियन है, कोई ज्योतिष नहीं है, ना ज्योतिष आचार्य है। तो ठीक है, ये इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उसके लिए हमें और आपको 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। हम टीवी पर बैठकर चर्चा करेंगे और इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी हम और आप ही बोलेंगे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। फिलहाल लोग अपने वायदे दावे अलग अलग करते रहें, जो वोटिंग हो रही है वो सबके सामने आ रही है, लेकिन एक अजीब सी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जब इस वोटिंग के दौरान ये गठबंधन बना है तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले चरण से लेकर अब तक पिछली बार के वोटिंग परसेंटेज को क्रॉस करता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारे दे रहा है? क्या ये विपक्षी गठबंधन की तरफ झुकाव दिखा रहा है या फिर ये यही साबित कर रहा है कि फिलहाल हाल के दिनों में गर्मी का जो असर है वो इस पर काफी ज्यादा प्रभावी तौर पर दिखाई पड़ रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इस बार वोटिंग परसेंटेज पहले की तुलना में कम है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाई सरकार का विरोध है, और ना ही इसका ये मतलब है कि लोग पहले से ज्यादा वोट। मुझे ऐसा लगता है एक गर्मी भी अपना इफेक्ट छोड़ती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और कई लोग ये भी समझते हैं, पिछले 2 बार का चुनाव देखकर जिस तरीके से भारी बहुमत बीजेपी को मिला है कि आएंगे तो मोदी जी, कि हमारी वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई कारण ऐसे हो सकते हैं। कुछ जगह लोगों की नाराजगी भी है, सिटिंग जो इनके एमपीज हैं उनसे, सिटिंग एमपी से नाराजगी होने का भी एक रीजन हो सकता है। तो इसके लिए हमें 4 तारीख को देखना पड़ेगा कि वोट किस करवट बैठता है और इसके किस तरीके के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसको क्या इस तरीके से ले सकते हैं कि जो जाहिर सी बात है पिछले चुनाव से इस चुनाव में वोटरों की संख्या, वोटरों की तादाद भी बढ़ी है। अब वो तादाद अगर आप देखें, जैसे 1 करोड़ में अगर 50 लाख लोग वोट दे देते हैं तो 50% हो जाती है, लेकिन 2 करोड़ में अगर आप समझिए कि 1 करोड़ से 90 लाख या 80 लाख लोग वोट देते हैं तो 50% नहीं होता, लेकिन 50 लाख से ज्यादा होता है। क्या इस तरीके से समझा जाए इसे?
देखिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कई रीज़न रहते हैं वोटिंग परसेंटेज डाउन होने के और उसके लिए हमें 4 तारीख तक देखना पड़ेगा क्योंकि कई जगह अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, जिस दिन वहाँ पर इलेक्शन हो रहा था, तो वहाँ पर लगातार बारिश भी हो रही थी। अगर हम उत्तर भारत की, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आप दिल्ली, नोएडा में हैं, देखिए वहाँ का कितना बुरा हाल है। आप ऑफ़िस में बैठ सकते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, तो आप जलने लगते हैं। और कुछ ये भी रीज़न रहा है कि जो हमारे एमपीज़ रहे हैं, उन्होंने केवल मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़े और मोदी जी के नाम पे पिछले 5 और 10 साल वो शासन करते रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं जनता के बीच में नहीं गए हैं। तो जहाँ पर मुझे लगता है टिकट बदले गए हैं, नए लोगों को मौका दिया गया है, वहाँ के लोगों में वो नाराज़गी नहीं थी, उन्होंने बढ़-चढ़ करके वोट किया, लेकिन कुछ लोगों में नाराज़गी थी। और एक मुझे ऐसा भी लगता है कि आएगा तो बीजेपी या आएँगे तो मोदी जी, ये भी एक रीज़न हो सकता है वोटिंग परसेंटेज डाउन होने का। ठीक है, हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु भट्ट जी, मैं पांचवें चरण को लेकर सवाल कर रहा हूं। पांचवें चरण में, पहले चरण से पांचवें चरण तक जो पैटर्न रहा है वोटिंग का, वो पिछली बार से अगर तुलना की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई पड़ रहा है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, आप किस तरीके से वजह देखते हैं? और एक बात और, क्या कम वोटिंग होना कोई इशारा है सत्ताधारी दल के लिए, या कोई इशारा है विपक्षी गठबंधन के लिए? मैं तो नहीं मानता किसी के लिए कोई इशारा है। ये कम वोटिंग भी देखे तो इतनी कम वोटिंग भी नहीं है, अंशतः कम वोटिंग है। आप देखेंगे तो पहले 4 चरण, अभी कल का जो चरण हुआ उसके फिगर्स तो अभी तक आए नहीं, मगर पहले 4 चरण में आखिर में जब इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जब फिगर्स बाहर निकाले तो 65% के आसपास हमें देखने को मिला कि वोटिंग हुई है। अभी पहले ही से ये बुमा बूम कर रहे थे कि कम वोटिंग हुआ, इसके लिए इसको फायदा हो गया, मोदी हार जाएगा, विपक्ष जीत जाएगा वाली बातें कर रहे थे लोग। वो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न था मेरे हिसाब से। तो देखिए, कम वोटिंग के बहुत से कारण हो सकते हैं, मगर कम वोटिंग से कोई एक तरफा चुनाव का कोई रुख हो जाएगा, ये मैं मानता नहीं। यहाँ पर जो पैटर्न हमें पहले चरण से दिखता है वो ये दिखता है कि तकरीबन 65 से 67% तक के बीच में औसतन मतदान होता आया है और वो होता रहेगा। छठे और सातवें चरण में मैं कोई इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देख रहा। हाँ, ऐसा हुआ है कि कई राज्यों में बम्पर वोटिंग है, जबकि कई राज्यों में औसतन वोटिंग जी हाँ, 50, जैसे 55, पश्चिम बंगाल में 57। बम्पर वोटिंग रही है। अब पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग है, आसाम में बम्पर वोटिंग है। तो दूसरी तरफ हम देखें तो औसतन उत्तर प्रदेश में बहुत कम वोटिंग है, महाराष्ट्र में बहुत कम वोटिंग है। तो ये चीजों को हमें देखना पड़ेगा, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या रही। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये, प्रजा की एक, और प्रजा से ज्यादा भी मुझे तो लगता है राजकीय पार्टियों के कार्यकरों की एक उदासीनता, जो लोगों को घर के बाहर वोट के लिए निकाल सके, वो देखने को मिली है। वो घर के बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए हैं, और इसकी वजह से आज जो हमें 2014 और 19 के मुकाबले, मैं तो नहीं कहूंगा कि इतना ज्यादा कम वोटिंग है, शायद 14 के मुकाबले तो ये ज्यादा वोटिंग है, मगर 19 के मुकाबले बहुत कम वोटिंग है। अभी 19 का जो वोट था वो बाद में हमें पता चला, जब परिणाम आए तब ये एंडोर्समेंट का वोट था, वो मोदी के लिए एक एंडोर्समेंट का वोट था। अभी 24 में किसका वोट रहेगा? विपक्ष कहेगा ये हमारा वोट है, हमारे लिए वोट वो है। कह भी रहे हैं, अरविंद सत्ताधारी केजरीवाल ने तो पक्ष, कहा है कि 300 सीटें हमारी आ रही हैं। अरे अरविंद केजरीवाल की तो बात ही आप मत करिए भैया, क्योंकि वजह यह है कि जो आदमी खुद 22 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहा है और वो पूरे देश को बिजली फ्री देने की बात कर रहा है, हवाई किले मत बांधिए। लोग, राजकीय नेताओं की तकलीफ ये होती है, राजकीय नेताओं की, कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर वक्त आता है ना तो तब फिर उनको वड़ा पाव रोड पे जाके खाना पड़ता। तो 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी, तो वो तो रिजल्ट के बारे में तो हो जाएगा, मगर मेरा तो ये मानना है कि इस वक्त का जो हीट वेव है ना, वो हीट वेव बहुत जलद है, और वो कहीं ना कहीं काफी ऐसे लोग हैं जिनको घर के अंदर बिठा गया। शायद वो लोग अपने आप बाहर निकल के वोट करते अगर इतनी गर्मी, 45-47 डिग्री गर्मी नहीं होती तो
मेरा ये मानना है, मगर मैं ये पैटर्न में कोई बदलाव नहीं देखता हूँ। और इसकी वजह से कोई एक राजकीय पार्टी को फायदा होगा, कोई एक राजकीय पार्टी को, क्योंकि इतना कम भी वोटिंग नहीं है जिससे हम कह सके कि जो पार्टी सत्ताधारी है वो ही जीतेगी फिर से। क्योंकि जब जी ऐसा होता है 45, 48, 50% तक वोटिंग होता है ना खाली, जी। तब ऐसा होता है कि पार्टी का कैडर जाके ही वोट करता है। चलिए, और अब पार्टी का अगले कैडर जब 2 वोट, चरण बचे हैं और दूसरा ये जो हाँ, अगला पहला चरण 25 मई का जो आ रहा है इसके बाद वाला, हाँ, उसमें दिल्ली और एनसीआर में वोट होने जा एनसीआर, रहा है, हरियाणा के हिस्से में वोट होने जा रहा है। जैसा आपका अनुमान है वैसा ही अगर रहा तो यानी हम 65 के करीब अंदाजा देखेंगे कि इतना वोट तो होगा। बहुत धन्यवाद।